अंतिम लीग मुकाबले शुरू होने को हैं और अभी तक ये नहीं पता कि कौन सी टीम 1, 2 और 3 खत्म करेगी और कौन सी टीम की श्योरिटी है कि वो टॉप ऑफ द टेबल खत्म करेगी। इससे ज़्यादा मज़ा कहीं मिल सकता है आपको टूर्नामेंट के अंदर? स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और दो मुकाबले खेले गए एक दिन पहले, वो थे गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच में, और दूसरा मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में। तो चलिए दोनों मुकाबलों के अंदर क्या हुआ एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला मुकाबला था गुजरात जायंट्स और यूपी वॉरियर्स के बीच में, और यूपी वॉरियर्स को जीतना बहुत ही ज़्यादा अहम था क्योंकि उनके लिए टूर्नामेंट में बने रहना, अगर वो हार जाते तो ऐसा होता कि वो पिछड़ जाते क्योंकि वो 6 अंकों पे रहते, गुजरात जायंट्स 6 पे चला जाता, फिर वो एक टसल होती कि लास्ट मैच में क्या होगा, जो हमने पिछले एक दिन पहले बात करी थी। चलिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यूपी वॉरियर्स ने कहा नहीं, हम भले ही अंतिम ओवर में जीते और सोफी एकलस्टन की वजह से ही जीते एंड के अंदर रन्स बनाते हुए, लेकिन जीते तो सही। हालांकि गुजरात जायंट्स ने खराब बल्लेबाजी नहीं करी। मैं फिर भी समझती हूँ कि जिस तरीके से एक अच्छी साझेदारी बनाई थी एशले गार्डनर और दयालन हेमलता ने, मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ दयालन हेमलता से, क्योंकि जब पिछले वर्ष उनका सिलेक्शन हुआ था इंडियन टीम के अंदर और वो इंग्लैंड गई थी, आई थिंक कॉमनवेल्थ गेम्स की टीम के अंदर भी थी, और तब मुझे ऐसा लगता था, या श्रीलंका गई थी, कि ये मिडिल ऑर्डर में कैसे खेलेंगे, कैसे एडजस्ट करेंगे। पर तब मेरे को सबने बोला कि नहीं, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर अच्छा प्रदर्शन किया है, और वो प्रदर्शन इंटरनेशनल क्रिकेट में दिखा तो नहीं, लेकिन इस टूर्नामेंट में ज़रूर दिख रहा है। पहला 50 बनाया उन्होंने WPL के अंदर, और जिस तरीके से इनिंग्स बिल्ड करी ना, वो बहुत इंप्रेसिव थी। कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है ये दिखाता है आपको, और वो साफ दर्शा रहा था हेमलता और एशले गार्डनर की इस पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि 93 रनों की साझेदारी ने सेटल कर दिया कि कम से कम एक डिसेंट टारगेट जो गुजरात जायंट्स सोच रही थी पाने का, वो लेकर आ गए। और 178 नॉट अ बैड स्कोर फॉर द गुजरात जायंट्स, क्योंकि ये मुकाबला आफ्टरनून में था। हालांकि गेंदबाजी जब यूपी वॉरियर्स ने करी तो खराब नहीं थी। मैं फिर भी समझती हूँ पहले ओवर के अंदर ही अंजलि सरवनी को गेंद दे दी थी, उन्होंने कहा चलिए आप डालिए, और परेशान किया था, और सब गेंदबाजों को विकेट मिली। स्पेशली पार्श्वी चोपड़ा को पहली बार WPL के अंदर विकेट मिली, एक नहीं 2-2, सो इट्स अ गुड स्टार्ट फॉर हर। जब यूपी वॉरियर्स चेस करने आया तो अली साहिली की विकेट जल्दी मिल गई, और कहीं ना कहीं लगा कि अरे ये तो दबाव पड़ेगा यूपी के बल्लेबाजों के ऊपर, और फिर किरण नवखेरे भी जल्दी आउट हो गई। कौन रन्स बनाएगा, कौन चेस करेगा? बट येट अगेन द रिलायंस ऑन तालिया मिगरा एंड ग्रेस हैरिस, क्योंकि इसी वजह से तो इनको खिलाते हैं यूपी की टीम वाले कि ये चारों इंटरनेशनल प्लेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, सोफी डिवाइन और अली साहिली को जोड़ के, कि ये हर स्थिति में टीम को संभाल सकते हैं। एक बार फिर ग्रेस हैरिस ने दिखा दिया कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग फिनिशर क्यों है, क्योंकि जो प्रेशर अब्जॉर्ब करती है ना, वो कमाल का करती हैं। एक और इनिंग्स अच्छी 78 रन स्टैंड, तालिया मिगरा ने 57 किए, ग्रेस हैरिस ने 72 किए, प्लेयर ऑफ द मैच मिली ग्रेस हैरिस को, एक और बार इनाम मिला। लेकिन जिस तरीके से आखिरी ओवर तक मैच गया, देखिए गुजरात जायंट्स के गेंदबाजों ने खराब नहीं किया। हालांकि लास्ट ओवर थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, पर मैं इंप्रेस्ड हूँ स्नेह राणा से कि एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा नहीं मैं लास्ट ओवर डालूंगी। ये उनकी एक खास बात है एज अ प्लेयर, एज अ बॉलर, एज अ लीडर, कि वो चैलेंज से पीछे नहीं जाती हैं। पता है उनको कि टीम के अंदर एक मुश्किल स्थिति है, लेकिन वो चैलेंज खुद हाथ में लेती हैं। विकेटें मिली सभी को, लेकिन शायद इनफ नहीं थी विकेटें, और इनफ नहीं थी विकेट टेकिंग डिलीवरीज की वो परेशान कर पाती। अंतिम ओवर में ही सही, पर सोफी एकलस्टन जब तक बल्लेबाजी कर रही हैं तब तक आप कंफर्टेबल रह सकते हैं कि वो विनिंग रन स्कोर करेंगी। और एक बार फिर उन्होंने यही दिखा दिया कि वो क्वालिटी प्लेयर हैं। मैं तो समझती हूँ क्वालिटी ऑलराउंडर है, क्योंकि 19 रन 13 गेंदों के अंदर 2 चौके लगा के मैच सील कर दिया यूपी वॉरियर्स के लिए, और एक अच्छी इंपॉर्टेंट जीत। दिन का दूसरा मुकाबला था, और बहुत ही अहम मुकाबला था मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। और मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो के अंदर कि जब मुंबई और दिल्ली पहली बार आमने सामने थे तो क्या स्थिति थी। भाई आप वही स्थिति याद कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से मैच चला, जिस तरीके से मारेजान काप ने गेंदबाजी करनी शुरू की, टॉस जीता, और मैग लैनिंग ने कहा मैं बॉलिंग करना चाहती हूँ शाम के वक्त। एक चेंज किया था मुंबई इंडियंस के टीम में, पूजा वस्त्रकर फिट है तो वो वापस आ गई थी लाइनअप के अंदर इंस्टेड ऑफ धारा गुजर। लेकिन जिस तरीके से मैग लैनिंग ने कहा ना हम गेंदबाजी करेंगे, मारेजान काप को गेंदबाजी दे दीजिए और फिर आराम से बैठिए। उसी मैदान पे जहां उन्होंने 5 विकेटें ली थी, उसी मैदान पे उन्होंने एक के बाद एक चलते किए बल्लेबाजों को, पहले यस्तिका भाटिया को, फिर अगली ही गेंद पे नैटली सिवर ब्रंट को। बहुत अच्छी गेंदें थी, क्योंकि एक गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, एक गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, और कंसिस्टेंसी दिखाई लेंथ पर। भाई मारेजान काप बहुत आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि सिर्फ प्लेयर ऑफ द मैच मिला इस वजह से नहीं, पर जो शुरुआत दी, मैं समझती हूँ
इवन अरुंधति रेड्डी, एक और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इनके साथ, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस अरुंधति रेड्डी को गेंदबाजी और बल्लेबाजी में इस टूर्नामेंट में मिला है, या मैं समझती हूँ जो परफॉर्मेंसेस वो दे रही हैं, ऑफकोर्स कॉन्फिडेंस मिलने के बाद ही है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हालांकि विकेटें मिली, शिखा पांडे को भी 2 मिली, 2 मिली जेस जॉनसन को, 1 अरुंधति रेड्डी और 2 मारिजान काप। लेकिन बल्लेबाजी में फिर एक बार मुझे लगा कि हरमनप्रीत जरूर बल्लेबाजी करती हुई नजर आई। 23 रन उन्होंने बनाए। पूजा वस्त्रकर ने भी थोड़ी सी साथ दिया। वो एक अच्छा ओवर था जो उन्होंने पूनम यादव के अगेंस्ट बल्लेबाजी करी थी। 18 रन मिले थे पूनम यादव के एक ही ओवर के अंदर। 26 उन्होंने बनाए। इजी वोंग ने 19 बनाए। लेकिन 109 का जो लक्ष्य है ना, वो बहुत बड़ा नहीं था। 109 का लक्ष्य दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी के लिए कम है, और वही हुआ, वही दिखा टुवर्ड्स द एंड। जब दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज चेस करने आते हैं ना, और जब उनको ऐसा है कि 105, 109 का टोटल मिलता है, तो पता नहीं उनको क्या लगता है कि कितनी तेज तरीके से रन्स बनाने हैं। उसी अंदाज में बना। एक बार पहले इन्होंने गुजरात जायंट्स के विरुद्ध इस तरीके से रन्स बनाए थे, जल्दी में नजर आए थे। वो टोटल इन्होंने शायद 7.1 में अचीव कर लिया था। जो ये टोटल था मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों के सामने, वो भी इन्होंने इतनी जल्दी से चेस कर लिया। मुझे लगा कि मैग लैनिंग और शेफाली वर्मा जब बल्लेबाजी करते हैं तो किस स्पीड में करते हैं। लैनिंग हाउएवर नॉट आउट रही, ऑफकोर्स 33 उन्होंने बनाए, और वापस उनके सिर पे चली गई है ऑरेंज कैप, क्योंकि वो लीडिंग रन स्कोरर बन गई हैं अभी तक इस टूर्नामेंट के अंदर। और शेफाली वर्मा ने क्या एक बार फिर शानदार चौके छक्कों की लड़ी लगा दी। आउट हो गई 33 रन पे, पर एलिस कैप्सी कह रही है रुकिए, मैं हूं ना, मैं भी इसी अनुभव से बल्लेबाजी करती हूं और मैं भी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करती हूं। सो उन्होंने कहा कि अब और कोई परेशानी नहीं होगी। एक विकेट ही गिरी थी दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन उन्होंने एक शानदार जीत हासिल कर ली। अब स्थिति क्या है पॉइंट्स टेबल की? अब स्थिति यह है कि दिल्ली कैपिटल्स आगे है मुंबई इंडियंस के इस समय अंक तालिका पे, क्योंकि उनका नेट रन रेट बेटर है। दोनों ही 10 पर हैं पॉइंट्स पर अंक तालिका में नेट रन रेट जो है उनका बेटर है। दूसरे नंबर पे है मुंबई इंडियंस और तीसरे नंबर पे है यूपी वॉरियर्स। मैचेस के बाद ये तो समझ में आ गया कि 1, 2, 3 कौन से होने वाले हैं, लेकिन अभी और मुकाबले बाकी हैं, और वापस से दिल्ली, यूपी, मुंबई खेलेगा एक और मैच, और फिर पता चलेगा फाइनल में कि कौन 1, 2 and 3 है। Have you ever heard of the Big Daddy? Join this platform to win prizes on live sports. There is one single wallet. Once you deposit the amount, you can choose from any live casino, sports or slot games. We have curated a selection of Indian casino games like Andar Bahar, 2020 Cricket, Bollywood Casino, Teen Patti and much more. Click on the link in the description to join the Big Daddy and avail a 3% cashback as joining bonus. Join now. तो कौन से 2 मुकाबले आने वाले हैं? पहला मुकाबला रहेगा मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में, और ये डे का मुकाबला है। डे का मतलब इसलिए क्योंकि मुंबई इंडियंस ने रात को मुकाबला खेला था डीवाई पाटिल स्टेडियम पे, अब दोपहर का खेलेंगे, तो क्विक टर्न अराउंड है। हार के बाद जब क्विक टर्न अराउंड करना पड़ता है ना, तो ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, और वो दबाव उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो टूर्नामेंट के अंदर वो लीड कर रहे थे, 10 अंकों पे आराम से बैठे थे, सबसे पहले भाग के वहां पहुंच गए थे, लेकिन 2 मुकाबले हार गए। और अब स्थिति ये है कि अगर वो ये मुकाबला आरसीबी के विरुद्ध नहीं जीतते तो फिर और पिछड़ जाएंगे। कारण ये भी है कि नेट रन रेट उनका खराब होगा अगर वो हारते हैं। तो यूपी कहां जाएगा वो अलग स्थिति है, लेकिन कम से कम फिलहाल मुंबई के ऊपर ज्यादा दबाव है, क्योंकि सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर है। ये वही टीम है जो 2 लगातार मुकाबले जीतती हुई आई है, और अच्छे तरीके से जीतती हुई आई है। पहला मुकाबला तो चेस करके जीती थी, और अगर दूसरा मुकाबला जीती थी ना, वो सोफी डिवाइन शो था, जिसमें आप याद करिए 99 रनों की पारी खेली थी सोफी डिवाइन ने। वो कॉन्फिडेंस लेके जब सोफी डिवाइन, एलिस पेरी, मेगन शूट, स्मृति मांदना, हैदर नाइट सब इस मुकाबले के अंदर आएंगे, तो कहेंगे हम तो स्ट्रॉन्गर पेडेस्टल पर हैं, क्योंकि अंतिम मुकाबला है। यहाँ से आरसीबी प्लेऑफ्स तक की तरफ तो नहीं जा सकती, लेकिन कम से कम टूर्नामेंट ऑन अ हाई तो खत्म कर ही सकती है ना। गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है उनकी, श्रियंका पाटिल भी अच्छी गेंदबाजी कर रही है, तो पीछे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कनिका आहूजा अच्छी बल्लेबाजी करती है, प्रीति बोस भी थोड़ा फॉर्म में आ रही है, तो आरसीबी कहेगा हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और हम मुंबई को परेशान करेंगे। और मुंबई क्या कहेगा? देखिए, अपना सब कुछ संयम के साथ चलिए, अपनी कॉन्फिडेंस वापस लेकर आइए, नहीं तो अगर यहाँ हारे तो ऐसा ना हो कि बहुत ही ज़्यादा पीछे जाके लाइन के अंदर खड़े हो जाए, और एक जगह जहाँ सोच रहे थे कि क्लियर पैसेज टू द फाइनल मिलेगा, वहाँ प्लेऑफ्स की दौड़ में पता चला एलिमिनेटर खेल रहे हैं, और एलिमिनेटर में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। दूसरा मुकाबला दिन का रहेगा यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। दिल्ली कैपिटल्स अगेन इस समय टेबल टॉपर्स हैं, और वो कहेंगे कोई बात नहीं, जैसा भी रहेगा ये कंपटीशन बढ़िया है, हम जीत कर आ रहे हैं और यूपी वॉरियर्स भी जीत कर आ रहा है, तो क्यों ना हम यहाँ से अपना जो लीड है और आगे लेके जाएं।
दिल्ली कैपिटल्स को ये पता है कि उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही बहुत स्ट्रांग है यूपी वॉरियर्स के सामने। यूपी वॉरियर्स अंतिम ओवर में मुकाबले खत्म करता है, दिल्ली कैपिटल्स बहुत जल्दी मुकाबले खत्म करता है। हालांकि ब्रेबॉर्न स्टेडियम पे ये मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन फिर भी जिस अंदाज में मैग लैनिंग एंड टीम खेलती हुई आ रही है, अलीसा हीली और टीम पे थोड़ा सा दबाव रहेगा, क्योंकि तालिया मिग्रा, अलीसा हीली के ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, ग्रेस हैरिस के ऊपर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है मुकाबले ख़त्म करने की, जबकि मैग लैनिंग लेड, शफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स की बैटिंग, मारिसन काप की बैटिंग और ऑफकोर्स गेंदबाजी के तो विकल्प इतने सारे अच्छे खासे हैं मैग लैनिंग के पास, तो सोचेंगे वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पेडेस्टल पर हैं। जो भी कहिए, ये रेस टू द फाइनल लैप है या फाइनल लैप के अंदर घुस चुकी हैं अब टीमें। 1, 2, 3 कौन सी रहेंगी? क्या मुंबई वापस टॉप पर जाएगा? क्या यूपी वॉरियर्स दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीतेगा और फिर वो भी 10 अंकों पे पहुंचेगा? कौन 10 पे, कौन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 आएगा, ये लास्ट मुकाबले तक पता चलेगा। आपको क्या लगता है? जल्दी बताइएगा कि इन दोनों मुकाबलों में से कौन सी टीम जीतेगी, और जल्दी बताइएगा कि 1, 2 और 3 कौन सी टीमें रहेंगी। मुंबई, यूपी वॉरियर्स, दिल्ली कैपिटल्स, ये 3 टीमें हैं रेस के अंदर। आप अपना जवाब जल्दी भेजिएगा। और जी हाँ, सब्सक्राइब करेंगे तो बढ़िया मजा आएगा, नहीं तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।